आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, तो आप सबका स्वागत है। मेरे साथ है डॉक्टर संजीव त्रिपाठी सर, जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है और इंदौर में अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? मैं डॉक्टर संजीव त्रिपाठी, मैं इंदौर में 2005 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आज हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ पर बात करने वाले हैं, क्योंकि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर आज की इस बार की जो थीम है वो है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। तो हम चाहेंगे कि हम इस पे वो सारी बातें कर सकें जो सभी की मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई हैं। और निसी हमारे साथ हैं और निसी हमसे सवाल पूछेंगी, मुझसे सवाल पूछेंगी। आपके कुछ सवाल हो सकते हैं, निसी के अपने कुछ सवाल हैं जो मुझसे पूछे जाएंगे और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस पहुंचा पाएँ। आपके जो भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, सो दैट मैं उसमें देख के सर से पूछ पाऊंगी। ठीक है, और अगर एक क्वेश्चन आप बार बार रिपीट में भी डाल सकते हैं अगर हम वो क्वेश्चन नहीं दे पा रहे हैं तो सर एग्जैक्टली मेंटल हेल्थ है क्या, और हम लोग क्यों आज के दिन उसको सेलिब्रेट करते हैं? देखिए, मेंटल हेल्थ जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हम फिजिकल हेल्थ पर बात करते हैं और हम फिजिकल हेल्थ को लेकर किसी तरह का हमारी सोसाइटी में कोई बहुत स्टिग्मा नहीं है, लेकिन मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत स्टिग्मा है। तो हम उस स्टिग्मा को दूर करना चाहते हैं, इसलिए कुछ ऐसे मौके होते हैं जिन मौक़ों पर हम इस चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हैं और इस टॉपिक पर बात कर सकते हैं लोगों से, जिससे कि उनके बीच में एक अवेयरनेस आए। तो मेंटल हेल्थ डे को मनाने का, खासतौर पर 10 अक्टूबर उस पूरे विश्व में मनाया जाता है, तो उसका ये उद्देश्य है कि सभी पूरे देश में मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस पैदा हो। एक सेलिब्रेशन के माध्यम से हम लोगों तक मैसेज को पहुंचा पाएँ और ये स्टिग्मा ज़्यादा से ज़्यादा हम सोसाइटी से कम कर पाएँ। कुछ चीज़ें आप बता पाएंगे जो अफेक्ट करती है हमारी मेंटल हेल्थ को? जैसे स्ट्रेस है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे खुश रहना, जो हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट है, तो उन चीज़ों पर अगर आप कुछ बता पाए तो। देखिए, मेंटल हेल्थ अगर हम जैसे बात करें कि हमारी जो आज की लाइफ स्टाइल है वो बहुत टफ हो गई है सभी के लिए। मतलब हम अगर बचपन से ही बात करें तो बच्चे अब बहुत ज़्यादा हमको पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया है, तो बच्चे भी बहुत स्ट्रेस फील करते हैं पढ़ाई में। और जॉब को लेकर भी अगर हम बात करें तो जो एक कंपटीशन आया है सोसाइटी में, पहले जो एक रिलैक्सेशन था कि सोसाइटी में अगर परिवार में कोई लोग हैं तो कुछ ना कुछ कोई ना कुछ कर ही रहा है, तो एक जॉइंट फैमिली होती थी तो इतना प्रेशर नहीं आता था। चूँकि न्यूक्लियर फैमिली है, एक एक आदमी पर प्रेशर है और अपने आप को इस्टेब्लिश करने का, सोसाइटी में अपनी एक पहचान बनाने का सबको एक स्ट्रेस है। तो इस वजह से ये तनाव सोसाइटी में बढ़ गया है और इस पर लोगों को थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर हम मेंटल हेल्थ को अपनी अच्छी रखना चाहते हैं तो हमको कोशिश करनी पड़ेगी कि हम सभी आयामों पर काम करें, हम सभी डायमेंशंस पर काम करें, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ बेहतर हो सकती है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि हमारी दिनचर्या एक अच्छी होनी चाहिए, हमारी एक हेल्दी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, उसमें हम शामिल कर सकते हैं योगा, मेडिटेशन को, हम हेल्दी डाइट को, हम हमारे सोशल इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप हैं उसको शामिल कर सकते हैं कि लोगों के साथ हमारे बेहतर रिलेशन हो, हम फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। अगर हम किसी स्पोर्ट्स में हैं या किसी क्रिएटिविटी में है तो उसमें भी हम कुछ टाइम अपना दे पाएँ, जिससे हमको कुछ गुड फील आए। तो इन चीज़ों से हम अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। तो मेंटल हेल्थ हमको अच्छी रखना है, जिससे कि हम प्रॉब्लम में ना जाएं। लेकिन अगर हमको प्रॉब्लम आ गई है, अगर किसी को डिप्रेशन आ गया है, एंजाइटी आ गई, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गई है, तो वहाँ पर हमको स्पेशलिस्ट की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमको कोई संकोच महसूस नहीं होना चाहिए। और जैसे हम अपनी किसी बीमारी के लिए बात करते हैं, हम शुगर के लिए किसी को छुपाते नहीं हैं, हम कैंसर की बात ही बहुत खुल के कर लेते हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ में अगर हमको थोड़ा सा डिप्रेशन भी होता है, थोड़ी सी एंजाइटी होती है, तो हम किसी को नहीं बताते, क्योंकि हम उसको एक कमजोरी के रूप में देखते हैं। तो ये कोई कमजोरी नहीं है, ये एक बीमारी है। जैसे दूसरी बीमारियों का इलाज है, ऐसे इस बीमारी का भी इलाज है। तो सर, फिर इसमें ट्रीटमेंट लेना कितना बेनिफिशियल रहेगा? जैसे लोग आते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, कुछ लोग नहीं भी लेते हैं, तो क्या आपका कहना है कि ट्रीटमेंट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? ट्रीटमेंट बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ में बहुत आपको जनरल उसमें बोलते हैं कि क्यों इतना डिप्रेशन में रहता है, खुश रहा कर, क्यों नेगेटिव सोचता है, मत सोचा कर। लेकिन ये अपने हाथ में नहीं है। जब कोई आदमी डिप्रेशन में होता है, एंजाइटी में होता है, तो सिर्फ वो बातचीत या आपके इस तरह के सुझाव से उसको बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो उसमें ऑटोमेटिक होते हैं, वो नेगेटिविटी उसमें ऑटोमेटिक आ रही है, उसको नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिक आ रहे हैं जो ठीक नहीं होंगे अपने आप, वो उसके हाथ में नहीं है, वो खुद से नहीं कर रहा है। तो उसमें इंटरवेंशन की ज़रूरत है, उसमें इलाज की ज़रूरत है। और हमारे मेंटल हेल्थ में प्रोफेशनल्स होते हैं जो उसको
ड्रग के द्वारा या साइकोथेरेपी या काउंसलिंग के द्वारा उन चीज़ों से उसको बाहर ला सकते हैं। तो बिल्कुल डेफिनेटली हमको किसी भी तरह का इंटरवेंशन है तो जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिए। कुछ चीज़ें बता पाएंगे जो लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं या अपनी डेली लाइफ में कॉर्पोरेट कर सकते हैं टू मेंटेन देयर मेंटल हेल्थ? जैसे मैंने बताया लाइफ स्टाइल को लेकर, अगर हम उसको लाइफ स्टाइल अगर हम बेहतर रखते हैं तो हम अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा रख सकते हैं। खासतौर पर मेडिटेशन को शामिल करें। मेडिटेशन में या हमारे योगा में बहुत सारे ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिससे हम स्ट्रेस फ्री अपने आप को कर सकते हैं। तो वो डेफिनेटली बहुत सिग्निफिकेंट चेंज हमारे अंदर ला सकता है अगर हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं डेली बेसिस पर। तो आपको लगता है ये कोविड के कारण बहुत जी। लोगों की मेंटल हेल्थ अफेक्ट हुई होगी? जैसे बच्चे हैं वो लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जी। फिर जो बड़े लोग हैं उनके करियर्स डिस्टर्ब है, लोगों के फाइनेंसेस डिस्टर्ब है, जो ओल्डर लोग हैं वो बहुत ही रिस्क जोन में है बिकॉज जी। उनको कोविड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो सब लोग कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहे हैं। देखिए अभी जो सिनेरियो चल रहा है, अभी जो कोविड का दौर आया है, इसमें सभी लोग स्ट्रेस में हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक, क्योंकि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। हमारी एक नॉर्मल लाइफ चल रही थी, हम सुबह उठते थे, तैयार होते थे, ऑफिस जाते थे, बच्चे स्कूल जाते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हमारी लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गई है। अभी जब लॉकडाउन था तो हम पूरी तरह से घर में बंद थे, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, हमारे पास कोई काम नहीं था, हम पूरी तरह से फ्री थे। और उस समय हम फिर मीडिया भी उस समय लगातार नेगेटिव न्यूज़ दे रहा था, तो हम बहुत ज़्यादा डर रहे थे। तो उन सब चीज़ों का इफेक्ट तो सभी पर आया है, बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी में इस चीज़ का नेगेटिव इफेक्ट आया है कि मेंटल हेल्थ लोगों की इफेक्ट हुई है। और अभी केसेस बहुत बड़े हैं। अगर हम बात करें बच्चों के मामले में तो बहुत केस हमारे पास बिहेवियर प्रॉब्लम के आ रहे हैं, एग्रेशन के हमारे पास आ रहे हैं, मोबाइल एडिक्शन के बहुत केस हमारे पास आ रहे हैं खासतौर पर, क्योंकि एक तो लॉकडाउन में कुछ था नहीं करने के लिए, फ्री टाइम था, और दूसरा जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई बच्चों की, तो उसमें बच्चों का एक मोबाइल के साथ में एक इंटरेक्शन शुरू हो गया। तो बच्चे फिर उसमें और भी ऑप्शन देखने लगे कि इसमें हमारे पास और भी ऑप्शन है, तो वो कहीं ना कहीं मोबाइल में ज़्यादा इंगेज हो गए। तो मोबाइल एडिक्शन के केस बच्चों में बहुत बड़े हैं, और पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो एक एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आ रही है वो भी बहुत कॉमनली देखने को मिल रही है। पेरेंट्स डील नहीं कर पा रहे हैं ऐसे बच्चों के साथ कि हमको इनके साथ कैसे डील करना है, कैसे हम उनको इन चीज़ों से बाहर ला सकते हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम अभी चल रही है। कोविड के बाद बच्चों में ये है, बड़ों में भी बहुत सारी प्रॉब्लम, बच्चों में बड़ों में बहुत एंजाइटीज़ देखने को मिल रही हैं, जो नॉर्मली हमारे पास नहीं भी रिपोर्ट होते थे केसेस, जो थोड़ी बहुत एंजाइटी या डिप्रेशन होता था, उतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो वो उसको चल रहा था कि पार्ट ऑफ लाइफ है, ऐसा सोचते थे लोग। लेकिन अभी वो बढ़ गए हैं वो सिम्टम्स, तो अब वो लोग, और जो लोग नहीं आ रहे थे वो भी आ रहे हैं, और जिन लोग ऑलरेडी एंजाइटी डिप्रेशन सीवियर लेवल पर थी तो वो अभी और भी उनकी बढ़ गई है। तो कोविड के दौर में, लॉकडाउन के दौर में तो वो लोग पहुँच भी नहीं पा रहे थे हमारे पास, तो उस समय बहुत सारे लोग ऑनलाइन सेशंस ले रहे थे। तो केसेस बहुत बड़े हैं, बच्चे से लेकर बड़ों तक सभी में इस तरह केसेस बहुत बड़े हैं। आप पेरेंट्स लोगों को कोई टिप देना चाहेंगे कि बच्चों को अभी कैसे हैंडल करें इस टाइम में? बिल्कुल, बच्चों को हैंडल करने के लिए पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम क्या ना करें। हमको बच्चों के साथ में ऐसा कोई भी बिहेवियर नहीं करना चाहिए जिससे कि बच्चों में एग्रेशन पैदा हो या बच्चों में बिहेवियर प्रॉब्लम डेवलप हो। क्योंकि अगर आप, हमारा जो ट्रेडिशनल तरीका होता है बच्चों से डील करने का, कि हम बच्चों को डांटते हैं, मारते हैं, हम सोचते हैं कि बच्चा इससे सुधरेगा, कि हम भी डांट और मार से सुधरे। तो हमारा वो ट्रेडिशनल तरीका है, हमने उसी को सीखा है, क्योंकि तो वो काम करता है, उन लोगों के लिए काम करता है जो नॉर्मल है। लेकिन अगर बच्चा ऑलरेडी डिस्टर्ब है और आप उस पर ऊपर से मारेंगे, डांटेंगे, तो उसमें और प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो पहली बात, कभी हम प्रमोट नहीं करते हैं किसी भी तरह से बच्चों को डांटा या मारा जाए। लेकिन लर्निंग के लिए बच्चों को रिवार्ड भी ज़रूरी है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट भी ज़रूरी है, तो नेगेटिव रेनफोर्समेंट भी ज़रूरी है। बच्चों को पनिशमेंट भी ज़रूरी है। कुछ अगर उनकी बच्चों की आदत छुड़वानी है तो हमको पनिश करना पड़ेगा बच्चों को, लेकिन वो पनिशमेंट साइकोलॉजिकल होना चाहिए, उससे बच्चा इमोशनली या फिजिकली हर्ट नहीं होना चाहिए। तो पहली चीज़ तो हमारा जो दूसरा नेगेटिव रेनफोर्समेंट का जो तरीका होता है वो साइकोलॉजिकल होता है। हम कोई पर्टिकुलर रिवार्ड उसको देते हैं उसके अच्छे बिहेवियर के लिए, तो उससे उसका बिहेवियर बढ़ता है, उसका मोटिवेशन बढ़ता है। और फिर अगर वो बिहेवियर अच्छे से शो नहीं करता है तो हम उस रिवार्ड को माइनस कर लेते हैं, तो वो पनिशमेंट होता है। तो बच्चे को उसमें लॉस की फीलिंग आती है, लेकिन बच्चा इमोशनली या फिजिकली हर्ट नहीं होता है, तो उससे बच्चे में इमोशनल चेंजेस नहीं आते, डिस्टर्बेंसेस नहीं आते। तो बच्चों के साथ हमेशा एक फ्रेंडली रिलेशन बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको साथ कम्युनिकेट करें, बच्चों की सुने समझें, बच्चों की भावनाओं को भी, उनको भी सम्मान दें। और प्रॉपर रूटीन है या उनके कोई प्रॉपर बिहेवियर है जो आप बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके कुछ मनोवैज्ञानिक तरीके होते हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स होती हैं, वो बच्चों पर अप्लाई करें। आपको काफ़ी कुछ इंटरनेट पे बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स आप डालेंगे तो आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, आप वो सारी चीज़ें बच्चों के साथ अप्लाई कर सकते हैं।
तो आज का आपका टॉपिक है स्टिग्मा को लेके। तो मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि क्या क्या स्टिग्मास मेंटल हेल्थ को लेके अटैच्ड है और कैसे लोग उस स्टिग्मा से बाहर आ सकते हैं। देखिए, स्टिग्मा सोसाइटी में अभी से नहीं है, बहुत पहले से ही है कि हमेशा हम छुपाना चाहते हैं अपनी मेंटल प्रॉब्लम को, क्योंकि हम उसको एक पागलपन के साथ ऐसा जोड़ के रखते हैं कि सोसाइटी में भाई हम पागल थोड़ी है जो हमको इलाज के लिए जाना है। तो एक उस समय का जो एक दौर था जब लोगों को इस तरह के मानसिक समस्याओं में लोगों को पागल शब्द इस्तेमाल किया जाता था, जो आप पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड है, आपको किसी तरीके से पागल वर्ड यूज़ नहीं करना है। और ये मेंटल प्रॉब्लम्स होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है जो सीवियर और कम मतलब जो बहुत कम गंभीर मानसिक बीमारियां भी होती है, जिसमें कई बार काउंसलिंग और साइकोथेरेपी से भी लोग ठीक होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर किसी के पास जा रहे हैं इलाज के लिए तो आप कोई मेंटल प्रॉब्लम ही है। आप नॉर्मली भी लोग अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी पॉजिटिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, बच्चों की उनके करियर के लिए काउंसलिंग के लिए लोग जाते हैं, उनके परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए लोग काउंसलर के पास जाते हैं। तो उसमें कोई झिझक महसूस करने की जरूरत नहीं है और उस पर खुल के बात करने की ज़रूरत है। मतलब अगर आपको जब आप खुल के बात करेंगे तो दूसरों को भी समझ में आएगा कि इस टॉपिक पे भी खुल के बात की जा सकती है। मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी सोसाइटी में जो हम पहले बहुत सारी चीज़ों पर छुपाते थे, बात नहीं करते थे, लेकिन अब हम बात करने लगे। तो बात करने से ही चीज़ों के सॉल्यूशंस निकलेंगे और ये सारी जो समस्याएं हैं उससे जुड़ी हुई जो स्टिग्मा है, जो मिसकंसेप्शंस है, जो भ्रम है मेंटल हेल्थ को लेकर। जैसे मेंटल हेल्थ में बहुत सारी पहले हमारे जो ट्रेडिशनल तरीके होते थे कि हम झाड़ फूंक के द्वारा इलाज करने की कोशिश करते थे, तो वो लोगों का अंदर वो एक मिथ था कि वो सब दूर होगा जब आप बात करेंगे नहीं ये लक्षण है, मतलब ये मानसिक बीमारी के भी लक्षण होते हैं, नहीं तो हम उसको ही मानते थे ये भूत प्रेत वाले लक्षण है तो उससे ही इलाज होगा। तो ऐसे केसेस में कई बार केसेस बहुत बिगड़ जाते थे और बहुत मुश्किल से जब हमारे पास आते थे तो बहुत बेकार कंडीशन में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास आते थे। लेकिन अभी सोसाइटी में अवेयरनेस बढ़ी है, जब से लोग बात करने लगे हैं, थोड़ा खुल के बोलने लगे हैं, मेंटल हेल्थ को लेकर इतनी कैंपेनिंग चल रही है, तो अब लोगों को समझ में आता है कि नहीं मेंटल हेल्थ का इलाज भी होता है और ये कोई मेडिकल प्रॉब्लम है और उसको ठीक किया जा सकता है। तो ये बातचीत से ही होगा स्टिग्मा दूर, कि आप खुल के मेंटल हेल्थ पर बात करें और दूसरों को भी प्रेरित करें कि वो मेंटल हेल्थ पर खुल के बात करें। एक ऑडियंस से हमारे पास क्वेश्चन आया है, उसमें पूछ रहे हैं कि एंजाइटी क्योरेबल है या नहीं है, एंड व्हाट इफ अगर उनको दवाइयाँ नहीं लेनी है तो उनको क्या मतलब सॉल्यूशन हम दे सकते हैं। फिर से एक बार पूछिए कि एंजाइटी क्योर कर सकते हैं या नहीं, और उनको बिना मेडिसिन के क्योर करिए। एंजाइटी को पूरी तरह से बिना मेडिसिन के ठीक किया सकता है। एंजाइटी के अलावा और क्या चीज़ें हैं? एंजाइटी में क्या पैनिक अटैक आ रहे हैं या किसी तरह का फोबिया है या सोशल एंजाइटी है, वो थोड़ा सा आपको मुझे और डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो एंजाइटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप किस ग्रुप में आते हैं? ओसीडी वाले सिम्टम्स भी अगर हैं तो वो भी एंजाइटी में ही आते हैं। तो ये एंजाइटी में जो अलग अलग डिसऑर्डर्स हैं उसकी साइकोथेरेपीज़ हैं अलग अलग। तो हर प्रॉब्लम के लिए अलग साइकोथेरेपी है जिसका बिल्कुल पूरी तरह से विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट किया सकता है। और इवन एंजाइटी में साइकोथेरेपीज़ के ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हैं। इवन उतने अच्छे रिजल्ट कई बार मेडिसिन से नहीं आते और मेडिसिन के बाद भी हमको साइकोथेरेपीज़ के लिए रिकमेंड करना होता है। तो पूरी तरह से ठीक भी किया सकती है, पर डिपेंड करता है कि वो कितनी सीवियर है और कितनी क्रॉनिक है। तो उसके बेसिस पर हम उसका आगे ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा वो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और मैं ये भी पूछना चाहूँगी कितना इम्पोर्टेंट है टॉकिंग, टॉक थेरेपी, बिकॉज बहुत लोग है ना अंदर ही अंदर सफोकेट हो जाते हैं और वो बाहर नहीं ला पाते हैं चीज़ों को। तो कितना इम्पोर्टेंट है उनको बाहर बताना और बातें करना सबसे ज़्यादा हमेशा प्रमोट किया जाता है मेंटल हेल्थ में। लेट्स टॉक ऑन डिप्रेशन, ये हमारा लास्ट मेंटल हेल्थ का थीम था। तो आप डिप्रेशन पर बात करें या कोई भी प्रॉब्लम है उस पर पहले बात करें। अगर जैसे हम एक सुसाइड केस की बात करें, अगर सुसाइड वाला व्यक्ति किसी को शेयर कर देता है, बताता है कि मुझे इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, तो इवन वो थोड़ा सा हल्का भी महसूस करता है। अगर किसी तरह की नेगेटिविटी आदमी के अंदर है तो वो जब दूसरों का शेयर करता है तो थोड़ा हल्का भी महसूस करता है और वो ये भी समझ पाता है कि लोग उसको समझ रहे हैं, लोग उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लोग उसकी हेल्प करना चाहते हैं। तो उसके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है और दूसरे लोग उसके लिए स्टैंड ले पाते हैं। कई बार डिप्रेशन वाला व्यक्ति खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाता है, अंदर ही अंदर वो सैड होता जाता है, आइसोलेटेड होता जाता है, उसको सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं और कई बार सुसाइड भी कर लेता है। तो अगर शेयरिंग होती है, अगर वो बताता है तो वो सुसाइड तक पहुंचने से उसको रोका जा सकता है। तो शेयरिंग हमेशा करनी चाहिए। किसी भी तरह की मानसिक समस्या है तो वो उसमें
बातचीत जरूर करें। आपके जो भी नियर डियर हैं, जिनके साथ आप रहते हैं, आपके दोस्त हैं, आपके फैमिली मेम्बर हैं, उनके साथ आप बात करो और अपनी बातें शेयर करो। उससे आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। और जब आपको लगता है कि आपको बहुत सिग्निफिकेंट सॉल्यूशंस अपने नहीं मिल रहे हैं और लगातार वो मानसिक समस्या आपके साथ बनी हुई है, उदासी हो, चिंता हो, स्ट्रेस हो, रिपीटेटिव थॉट्स हो, कोई भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, मैं बताऊंगा अभी सारे सिम्टम्स के बारे में आपको डिटेल से, तो आपको फिर किसी स्पेशलिस्ट से भी मिलना चाहिए, तो वो आपको और बेहतर तरीके से ठीक कर सकता है। हाँ, क्योंकि लोग आजकल सिर्फ अपने दोस्तों को बता देते हैं, तो वो फिर उतना नहीं हो पाता ना। मतलब एक प्रोफेशनल अलग होता है, दोस्त आपको सिर्फ एक सहानुभूति दे पाएगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए, इसमें ऐसा है कि मैं हमेशा बात करता हूँ कि जैसे अगर हम बात करें कि हम किस किस के साथ शेयर करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम शेयर करते हैं अपने दोस्त के साथ, हम शेयर करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, हम शेयर करते हैं अपने फ्रेंड के साथ, हम कई बार शेयर करते हैं अपनी डायरी के साथ, हम कुछ नहीं तो प्लांट्स के साथ, अपने पेट के साथ हम शेयर करते हैं। ठीक है, हमको लगता है कि हम कई बार कोई और नहीं है तो हम इससे, हमको ये नहीं समझ रहा तो हम इससे बात कर लें। तो सबके लिमिटेशंस है ना। जैसे हम फ्रेंड की बात करें तो फ्रेंड्स, आज आपका फ्रेंड है, कल आपका फ्रेंड हो सकता है ना रहे, तो ट्रस्ट का इशू आता है कि आज आपके लिए ट्रस्टवर्दी हो सकता है, कल ना रहे। पेरेंट्स के साथ में कंडीशनल होते हैं कई बार पेरेंट्स। अगर आप उनके लिए अच्छे हैं, आप उनको अच्छे रिजल्ट ला के दे रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छे हैं। अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो वो तो अनकंडीशनल नहीं होता है कई बार, है ना। तो ऐसे ही सबके लिमिटेशंस हैं। डायरी आज आपके पास एक हो सकती है ना। अगर आप किसी पेट से बात कर रहे हैं, किसी प्लांट से बात कर रहे हैं, तो आप बन गए, आप बोल रहे हैं, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है ना। आप अपने किसी बड़ों से बात कर रहे हैं, सीनियर से बात कर रहे हैं, अपने टीचर से बात कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट है, लेकिन उस पर्टिकुलर साइकोलॉजी में, काउंसलिंग में वो स्पेशलिस्ट नहीं है। ठीक है, तो लेकिन अगर आप किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो सारी चीज़ें आपको उसके पास मिलेंगी, है ना। वो ट्रस्टवर्दी है, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करता है, वो अनकंडीशनल है, आपके साथ आपको एक्सेप्ट करता है, आपके साथ कुछ भी शेयर कर सकते हैं, एक्सपीरियंस है, एक्सपर्ट है। ठीक है, तो ये सारी क्वालिटीज आपको मिलेगी जो कहीं ना कहीं सभी जगह एक ना कुछ में लैकिंग है। तो इसलिए हमेशा एक्सपर्ट के साथ आप काउंसलिंग सेशन में, आप थेरेपीज में, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे। मैंने देखा है यहाँ पे जब भी लोग आते हैं उन्हें डाउट रहता है कि कब साइकियाट्रिस्ट को बताएं और कब साइकोलॉजिस्ट को बताएं। तब उनको कंफ्यूजन रहता है और फिर यहाँ पे आके अच्छा हमें इनको बताना चाहिए नहीं। तो आप अगर उनके डाउट बता पाएंगे कब उनको एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, कब एक काउंसलर साइकोलॉजिस्ट के पास? देखिए, वैसे तो हमेशा प्रमोट किया जाता है कि ये टीम अप्रोच है ना। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट दोनों को मिलकर ही डिसीजन लेना होता है कि इस पेशेंट के लिए क्या सही है। ठीक है, लेकिन चूंकि जब सब लोग अपना इंडिविजुअल प्रैक्टिस करते हैं तो हो सकता है पहले आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं या पहले आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। तो साइकोलॉजिस्ट आपको थेरेपीज के लिए रिकमेंड कर सकता है और साइकियाट्रिस्ट आपको जो है मेडिसिन के लिए रिकमेंड कर सकता है। लेकिन आपको खुद से अगर कोई डिसीजन लेना है तो आपको ये समझना होगा कि अगर पहली कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप पहले सिम्टम्स को पहचानें कि आपको सिम्टम्स किस तरह के हैं। अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप थोड़ा सा गूगल कर लें, समझ लें ओसीडी वाले सिम्टम्स हैं या एंजाइटी वाले सिम्टम्स हैं या कोई साइकोटिक सिम्टम्स हैं या हेलुसिनेशंस हैं, डिल्यूजन्स हैं। तो हम अगर मेंटल हेल्थ को इस तरह से बांटें कि साइकोटिक डिसऑर्डर और न्यूरोटिक डिसऑर्डर, दो तरह से हम इसको बांट सकते हैं। साइकोटिक डिसऑर्डर में वो प्रॉब्लम्स आती हैं जिन प्रॉब्लम्स में उसको किसी न किसी तरह के हेलुसिनेशंस या डिल्यूजन्स भी देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसा दिखाई सुनाई या महसूस होना जो दूसरों को दिखाई सुनाई या महसूस नहीं होता है। कानों में आवाज़ें आना, कोई दिखाई देना, लोगों को शंका करना, दो लोग बात कर रहे हैं तो लगता है मेरे बारे में कर रहे हैं, मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ऐसे साइकोटिक पेशेंट में कई बार इंसाइट भी नहीं होती है। इंसाइट भी अगर होती है तो पुअर इंसाइट होती है। उनमें प्रॉब्लम के लिए प्रॉब्लम तो है, वो कई बार ये एक्सेप्टेंस भी होता है कि प्रॉब्लम है, लेकिन उसका जिम्मेदार दूसरा है। ठीक है, या फिर उसमें एक्सेप्टेंस नहीं होता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको सब सही लगता है, जो साजिश कर रहे हैं उसको लगता है वाकई में साजिश हो रही है। तो हमेशा उसके घर वाले समझ पाते हैं कि इसके साथ में कोई प्रॉब्लम है, तो ज़्यादातर वो स्पेशलिस्ट के पास पहुँचते हैं तो वो घर वाले ही लेकर पहुँचते हैं। तो वहाँ पर मेडिसिन का बहुत ज़्यादा है क्योंकि पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं है, उसमें इंसाइट नहीं है। तो वहाँ पर साइकियाट्रिस्ट पहले मेडिसिन देता है, जब वो थोड़ा इंप्रूव करता है तो फिर वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट का भी रोल आता है। साइकोलॉजिस्ट उसको काउंसलिंग भी देगा, उसकी थेरेपीज भी करेगा। कुछ ऐसे न्यूरोटिक सिम्टम्स भी होते हैं उसमें जिसमें थेरेपी ज़्यादा अच्छा काम करती है। अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी प्रॉब्लम को समझते हैं, आपको सिम्टम जो हैं वो डिप्रेशन वाले हैं और माइल्ड मॉडरेट लेवल पर हैं। सीवियर डिप्रेशन में भी कई बार मेडिसिन का रोल होता है क्योंकि सीवियर डिप्रेशन में रिपीटेटिव सुसाइडल थॉट्स आते हैं, वो थ्रेट होता है। एक तो उतना पेशेंट कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाता, उसका मूड भी नहीं बनता थेरेपीज के लिए, तो वहाँ पर हमको मेडिसिन का सपोर्ट लेना होता है।
तो इसीलिए टीम अप्रोच है कि साइड में सीवियर डिप्रेशन अगर है तो वहाँ थेरेपीज काम करेगी, CBT भी काम करेगी और मेडिसिन भी काम करेगी। और ये आपको माइल्ड लेवल पर, मॉडरेट लेवल पर डिप्रेशन है और आपको एंजाइटी भी माइल्ड मॉडरेट लेवल पर है, तो आपको पहले प्रेफर करनी चाहिए कि आप काउंसलिंग में जाएं, साइकोथेरेपीज में जाएं। और अगर आपको वो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है कि आपको इम्प्रूवमेंट आ रहा है कुछ सेशंस में, तो फिर डेफिनेटली आप पूरी तरह से इम्प्रूव कर जाएंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपने 2-4 सेशन लिए हैं लेकिन उसके बाद भी आपको इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तो फिर कायदे से जो भी प्रोफेशनल या जो भी साइकोलॉजिस्ट है जो आपको ट्रीट कर रहा है या जो आपको काउंसलिंग सेशन दे रहा है, थेरेपी सेशन दे रहा है, उसको डिसीजन लेना चाहिए कि अब ये जो है इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तो हमको इसका साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी, मेडिसिन भी शुरू करनी चाहिए। तो फिर कॉम्बिनेशन से दो, तो इधर से भी हम देखें तो वहाँ उसका रोल है और हम इधर से भी देखें तो यहाँ साइकोलॉजिस्ट का भी रोल है। तो दोनों तरफ से दोनों का रोल है। और कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसमें दोनों का रोल है, जैसे OCD बहुत क्रॉनिक है, सीवियर OCD है, तो वहाँ मेडिसिन का भी प्रॉपर रोल है और साइकोथेरेपीज का भी प्रॉपर रोल है। तो ये सारी चीज़ें हमको समझनी होती है, पर ये आप खुद से भी समझ सकते हैं और आप किसी स्पेशलिस्ट से मिलके और दोनों से मिलके भी आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और प्रोफेशनल अच्छा है तो आपको जरूर वो अच्छे तरीके से गाइड करेगा कि आपके लिए क्या सही है। एक ऑडियंस की तरफ से क्वेश्चन है, सुसाइडल लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करें? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इससे हम सुसाइड रोक भी पाएंगे बहुत हद तक। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ हफ्तों से किसी व्यक्ति में नकारात्मक परिवर्तन आ रहा है, उसके विचारों में, उसकी भावनाओं में और उसके व्यवहार में, ठीक है, तो ये तो अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपको समझ में आ गया कि सामने वाला डिस्टर्ब तो है। आपको सुसाइडल है कि नहीं वो आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपको जब उसकी बातों में ऐसा लगेगा कि बार बार मरने की बात कर रहा है, बार बार बोल रहा है सब बेकार है, जीवन में कुछ है ही नहीं है, तो ऐसी कुछ बातें करेगा जो आपको लगेगा कि यार इसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं रह गया, ठीक है, और वो आपसे हो सकता है बात भी ना करे, चुप चुप रहने लगे। तो ये बड़ा खतरनाक होता है कि जब, तो ऐसे लोगों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा उनको ऑब्जर्वेशन में रखें और जितनी जल्दी हो उनका ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए, ठीक है। तो ये जरूर एक डिप्रेशन, सुसाइड जो होती है वो एक दिन में नहीं होती है, तुरंत नहीं होती है कि आदमी ने सुबह डिप्रेशन हुआ और शाम को सुसाइड कर दी, वो लंबा प्रोसेस है। उससे पहले उसमें बहुत सारे परिवर्तन आते हैं उसके विचारों में, भावनाओं में, व्यवहार में, वो आपको बता सकते हैं कि अब ये व्यक्ति डिप्रेशन की तरफ जा रहा है और ये सुसाइड भी कर सकता है। और एक ऑडियंस की तरफ से है क्वेश्चन, क्या कोई तरीका है डिप्रेशन से बाहर आने का विदाउट ट्रीटमेंट? मतलब उन्हें कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना लेकिन डिप्रेशन से। देखिए, ये रिकमेंड तो नहीं किया जाता कि अगर आपको डिप्रेशन है तो आप बिना किसी मेडिसिन के या बिना किसी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के, काउंसलिंग के, साइकोथेरेपीज के आप खुद से पहले प्रयास करें, उसके बाद आप जाएं। इसमें कई बार प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी आपकी, फिर जब आप आएंगे तो आपको ट्रीटमेंट में उतनी प्रॉब्लम आएगी, तो ये रिकमेंड तो नहीं किया जाता। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कुछ दिनों से ये स्ट्रेस है, कुछ दिनों से आप सैड फील कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से नहीं है और बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है, मतलब उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है और वो कभी मूड स्विंग्स में है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि आप अपनी कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें होंगी जो आपको डिस्टर्ब कर रही होंगी, आप उन पर प्रॉपर काम करें। आपके रिलेशन डिस्टर्ब है तो आप उन पर काम करें, आप बातचीत से उन चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करें। अगर आपको लग रहा है कि आपका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है तो आप उस लाइफ स्टाइल को अच्छा करने की कोशिश करें, आपकी हैबिट चेंज करने की कोशिश करें, दोस्तों से बात करें, परिवार वालों से बात करें। शेयरिंग सबसे ज़्यादा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों के साथ बातचीत करें, उससे आपको बहुत सारे समाधान मिलेंगे और लोग आपकी उसमें हेल्प भी कर पाएंगे। आप 3-4 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान दे सकते हैं कि आपका रूटीन प्रॉपर हो, आप सुबह जल्दी उठते हैं, आप सुबह वॉक पे जाते हैं, आप योगा प्राणायाम करते हैं, आप प्रॉपर नींद लेते हैं, आप हेल्दी फूड लेते हैं, आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे आप प्रॉपर काम कर रहे हैं, सबके साथ अच्छे संबंध रहें, सोशली आप एक्टिव हैं और आप अपने फैमिली के साथ ही बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम दे रहे हैं, आप अपने इंटरेस्ट को भी टाइम दे रहे हैं, जो भी आपकी इंटरेस्ट है, आपकी हॉबीज़ हैं, उन पर भी आप टाइम दे रहे हैं। तो सबको बराबर हिस्सों में आपको काम करना है, बराबर सब पे बराबर आप काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होने लगेगी। आपको खाली रहते हैं तो ज़्यादा इस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहना है, प्रोडक्टिव रहना है, ये सब आपको जरूर करना है। एक और ऑडियंस की तरफ से क्वेश्चन है कि पैनिक अटैक होता क्या है और कैसा फील होता है उसमें? जी हाँ, पैनिक अटैक पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैनिक अटैक अभी कोविड पीरियड में बहुत ज़्यादा देखने को मिला है और पैनिक अटैक के दौरान बहुत सारे लोगों में ये आ जाता है कि उसमें 2 तरह के सिम्टम हैं जो मैं आपको बताता हूँ। एक तो सांस लेने में पैनिक अटैक में दिक्कत आती है, तो उनको लगता है कि ये कोविड की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है मुझे, तो उससे और उनका पैनिक बढ़ जाता है, उनकी एंजाइटी बढ़ जाती है। और दूसरा, उनको ये पैनिक अटैक में ऐसा फील आता है, घबराहट बेचैनी होती है कि मुझे कोई कार्डिक प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, तो वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। तो जब वो बहुत सारी जाँचें, सब कुछ नॉर्मल आता है, उसके बाद फिर वो हमारे पास पहुँचते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा पैनिक अटैक में कि पैनिक अटैक में कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी आते हैं,
मेन सिम्टम ये है कि पैनिक अटैक में, यानी कि अगर आपको पैनिक अटैक आ रहा है तो कार्डिक प्रॉब्लम से आपको कैसे उसको अलग करना है, उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि पैनिक अटैक वाले लोगों में एंजाइटी बहुत कॉमन है, उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी आपको देखने को मिलेगी, बहुत ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं बहुत जल्दी, छोटी छोटी बातों में परेड करते हैं। तो ये इससे आपको पता चलेगा कि उसको पैनिक अटैक है। ये दूसरा, पैनिक अटैक 10-15 मिनट के लिए आता है, उसको अपने आप ठीक हो जाता है, ठीक है, और ये रिपीटेटिवली आने लगता है, और कई बार तो पैनिक अटैक का डर फिर से पैनिक अटैक ले जाता है, तो वो साइकिल ऐसे बना लेता है पैनिक अटैक, ठीक है, चैन बना लेता है। तो पैनिक अटैक को पहचानने के लिए फिजिकल सिम्टम्स में जो है उसमें सांस लेने में दिक्कत होना, जैसे मैंने बताया, हाथ पैरों में पसीना आना, और कई बार चौकी की फीलिंग आती है, गला चौक हो गया ऐसी फीलिंग आती है, कई बार लोगों में हेडेक देखने को मिलता है, और भी कुछ कुछ फिजिकल सिम्टम्स लोगों को देखने को मिलते हैं, टायर्ड एकदम बॉडी एकदम हो जाती है, लेथार्जिक हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स फिजिकल सिम्टम्स होते हैं जिससे हम पैनिक अटैक को पहचान सकते हैं। क्या आप सर बता सकते हैं अर्ली इंटरवेंशन कितना इम्पोर्टेंट है? बिकॉज बहुत सारे केसेस हमने देखे हमारे पास आते हैं जब वो इतने सीवियर हो जाते हैं और उनका मतलब जो ऑनसेट पीरियड होता है वो बहुत पहले ही जा चुका होता है। यस यस, अर्ली इंटरवेंशन जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। उसमें सबसे पहली चीज़ तो है कि हम सोसाइटी को अवेयर करें कि वो पहचाने सिम्टम्स को, जब भी इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं, नेगेटिव सिम्टम्स आ रहे हैं, डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं, एंजाइटी वाले सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हम जितनी जल्दी उसको इंटरवेंशन शुरू करेंगे उसमें उतना जल्दी ही वो ठीक होने की संभावना भी उसकी रहती है। जितना हम डिले करेंगे, जितना लेट करेंगे, उसको उतना टालेंगे या किसी और अल्टरनेटिव थेरेपी से उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो वो फिर उतना, फिर जब हमारे पास वो केस आएगा उसको ठीक करने में दिक्कत आएगी। एक ऑडियंस की तरफ से क्वेश्चन है कि हम कैसे किसी को पहचाने अब कि वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से डील कर रहा है या वो सफ़र कर रहा है, कुछ साइंस सिम्टम्स हम कैसे पहचाने कि हम उसको हमारी मदद चाहिए? हाँ देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, तो उसमें ये समझ में हमको आता है कि पिछले कुछ दिनों से उसमें, उसके विचारों में, उसकी भावनाओं में, उसके व्यवहार में कुछ नकारात्मक परिवर्तन आया है जो पहले नहीं था। मतलब पहले जिन चीज़ों को एंजॉय करता था अब वो नहीं कर पा रहा है ना, पहले इतना खुश रहता था अब नहीं रहता है, पहले इतना बोलता था अब चुप हो गया है, ठीक है, पहले वो बहुत प्रोडक्टिव था अब वो नहीं करता, हर काम करने के लिए जोर लगाना पड़ता है, उसको अपने आप को तैयार करना पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन में आ गया है ना, एक पर्टिकुलर उसने अपना एक अवॉइडेंस टेंडेंसी डेवलप कर ली, वो सिचुएशन को अवॉइड करने लगा है, और सोशलाइज नहीं कर रहा है, आइसोलेटेड हो गया है। तो ये सारी चीज़ों से आप उसको पहचान सकते हैं कि उसमें वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही है। और एक और क्वेश्चन है कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि हम मायूस है, सैड है और उसमें और मेंटल हेल्थ इशू है, ये कैसे पहचाने कि आज मैं सिर्फ सैड भी हो सकती हूँ लेकिन लोगों को लग सकता है कि मुझे कोई इशू है मेंटल हेल्थ, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करें? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कि एक तो ड्यूरेशन और एक इंटेंसिटी, इससे आप उसको पहचान सकते हैं कि अगर आपको मान लो कि उदास है, ठीक है, सैड हो गए आप, कुछ समय के लिए हो गए, तो नॉर्मल हो गए, लेकिन वो पहली बात तो रिपीटेटिव हो रहा है, बार बार हो रहा है। कभी आप महीने 15 दिन में आपको उदासी आ गई, सैड हो गए आप किसी बात, वो नॉर्मल है, लेकिन आप रोज ही सैड हो रहे हो, है ना। दूसरा, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, वो लंबे समय तक है, उसके साथ साथ एसोसिएटेड है नेगेटिव थॉट्स, रिपीटेटिव थॉट्स और ऑटोमेटिक थॉट्स जो ऑटोमेटिक आ रहे हैं, आप उनको चाहते हुए उनको रोक नहीं पा रहे हो। तो ऐसे केसेस में हमको देखने को मिलता है कि हम ये अलग कर सकते हैं कि ये सिर्फ सैडनेस या मूड ठीक नहीं है, जिसको हम कहते हैं कि आज मेरा मूड ठीक नहीं है ना, या आज मैं थोड़ा स्ट्रेस फील कर रहा हूँ, तो ये हमेशा नहीं रहेगा और बार बार रिपीटेटिवली नहीं आएगा और उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। इससे आप पहचान सकते हैं कि ये टाइमिंग नहीं है, सिचुएशनल नहीं है, ये हम डिप्रेशन में जा रहे हैं या एंजाइटी में जा रहे हैं। मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि कैसे हम अपना इंटरवेंशन डिलीवर कर सकते हैं उस सेटिंग में जहाँ पर रिसोर्सेज केयर है, मतलब लोगों के पास नहीं है उतना कि वो ट्रीटमेंट ले सके अपने, मतलब उतने फीजेबल नहीं है कि वो उतना अपना अमाउंट पे कर सके। देखिए अभी जैसे मैं अब जैसे जो बड़े शहरों में है वहाँ तो सारी फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पर अब मेंटल हॉस्पिटल्स भी हैं, प्राइवेट मेंटल हॉस्पिटल्स भी हैं, साइकेट्रिक नर्सिंग सेंटर भी हैं, डी एडिक्शन सेंटर्स भी बहुत सारे हर शहर में हो गए हैं, और इसके अलावा क्लिनिक्स हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी सभी शहरों में, जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर हैं। पर अभी भी छोटे शहरों में या हम गाँव की बात करें तो वहाँ पर भी मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत कम है, तो वहाँ पर थोड़ा सा गवर्नमेंट को इसमें इंटरेस्ट दिखाना होगा,
गवर्नमेंट को थोड़ा सा इसमें आगे आना होगा। गवर्नमेंट अभी कर रही है, ऐसा नहीं गवर्नमेंट नहीं कर रही है, पर प्रोसेस बहुत स्लो चल रहा है, बहुत लंबे समय से चल रहा है। और अभी हमारे पास मैन पावर की भी कमी है, गवर्नमेंट्स के पास इतने मैन पावर नहीं है, उतने प्रोफेशनल्स नहीं हैं, जितनी एक तादाद में इतने प्रोफेशनल्स होने चाहिए वो नहीं है। और अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो ये तो गवर्नमेंट का पार्ट ही, गवर्नमेंट कितना अपनी तरफ से इनिशिएट कर रही है इन चीज़ों में, लेकिन इसके अलावा भी जो वहाँ के प्रभावशाली लोग हैं, जो वहाँ के जनप्रतिनिधि है या वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रशासन है, अगर उनको लगता है कि उनके एरिया में सुसाइड ज़्यादा हो रही है या उनके एरिया में थोड़ा मेंटल हेल्थ इशूज़ हैं या कोई सर्विस आसपास नहीं है दूर दूर तक, तो वो कुछ कैंप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वहाँ का जो उनका जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। हॉस्पिटल्स जो वहाँ पर छोटे मोटे हॉस्पिटल्स चल रहे हैं आसपास, वहाँ पर अपने कोई यूनिट इस्टेब्लिश कर सकते हैं जिसमें अपने साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को रेगुलर बेसिस पर आप विजिट के लिए बुला सकते हैं। तो ये फैसिलिटीज़ हम गवर्नमेंट के अलावा भी हम कुछ लोग सोसाइटी में आगे आकर और ये फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करा सकते हैं लोगों को और मेंटल हेल्थ इम्प्रूव कर सकते हैं। एक ऑडियंस की तरफ से एक क्वेश्चन है कि कैसे मेंटल हेल्थ अफेक्ट करती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की? मेंटल हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब हम अगर मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी अपने रखते हैं तो डेफिनेटली हम लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बेहतर एक लाइफ स्टाइल जिएँ, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो हम कभी भी लाइफ में बहुत पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं, हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, या हम कई बार बहुत एफर्ट नहीं लगाते हैं अपने, हम चीज़ों को लेकर बहुत कैजुअल हो जाते हैं। तो मेंटल हेल्थ जितनी ज़्यादा इम्प्रूव रहेगी डेफिनेटली हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। आप कुछ बताना चाहेंगे सर? अभी कुछ डिसऑर्डर्स जो चल रहा है जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ओसीडी है या सिजोफ्रेनिया है, उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? सिजोफ्रेनिया की अगर हम बात करें, साइकोटिक डिसऑर्डर की, जैसे मैंने आपको बताया कि साइकोटिक डिसऑर्डर तो बहुत कॉमनली समझ में आ जाते हैं लोगों को, दिखता है कि सामने वाले में बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, उसका बिहेवियर सबको दिखाई देता है कि वो अकेले बातें करने लगता है, अजीब अजीब बातें करने लगता है, ज़्यादा बोलने लगता है, एकदम कुछ ऐसे व्यवहार करता है जो सबको दिखाई देता है कि ये एबनॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन जो कम गंभीर मानसिक बीमारियां हैं उसमें या तो व्यक्ति खुद जानता है या उसके परिवार के मेंबर जानते हैं कि इसको प्रॉब्लम है, और वो नॉर्मली अपने कई बार काम भी करता रहता है, उसका सोशल जो बिहेवियर है वो भी नॉर्मल रहता है। लेकिन कम गंभीर मानसिक बीमारियों को पहचानना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसका जो अभी हमारे अवेयरनेस की सोसाइटी में नहीं है, तो उसको पहचाने आप। जैसे मैं आप बात करूँ उसको पेन प्रॉब्लम की, जैसे हम पैनिक अटैक को पहचानें, तो पैनिक अटैक को पहचानना ज़रूरी है। अभी लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा बढ़े हैं केसेस। पैनिक अटैक में घबराहट होती है 10-15 मिनट के लिए और फिर थोड़ी देर ठीक हो जाती है, अपने आप ठीक हो जाती है। कई बार कारण होते हैं उसको, कई बार कोई कारण नहीं होता, ठीक है। उसमें हाथों में पसीना आना, सांस लेने में दिक्कत होना, गला चौकिंग की फीलिंग आना, हेडेक होना, ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद ओसीडी बहुत कॉमनली सोसाइटी में देखा, और ये अभी केस बड़े भी हैं अभी, जैसे कि ओसीडी का फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। कोई भी एक तरह के विचार बार बार दिमाग में आना, चाहते हुए उसको रोक नहीं पाना, कोई भी काम बार बार करना चाहते हुए भी कंट्रोल नहीं कर पाना, ये उसमें देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा हाथ धोना, बार बार ताला चेक करना, बहुत ज़्यादा साफ सफाई करना, बहुत ज़्यादा परफेक्शन पसंद करना। तो हाथ धोना तो अभी प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन अब जो लोगों को ओसीडी है वो कुछ ज़्यादा ही अब हाथ धोने लगे। और पहले भी लॉकडाउन से पहले भी, कोविड से पहले भी आप देखेंगे बहुत सारे लोग हाथ हैंड वॉश रिपीटेडली हैंड वॉश करते हैं और परफेक्शन बहुत पसंद करते हैं हर चीज़ में। तो कोई चीज़ उनकी जगह पर रखी है तो वहीं होनी चाहिए, किसी ने हटा दी तो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वो चीज़ होती है। साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा करते हैं, चेकिंग बार बार मैंने ताला ठीक से बंद किया कि नहीं किया, 2-3 बार जाके उसको चेक करते हैं। कुछ और भी सिम्टम्स होते हैं, एक ही तरह के थॉट्स बार बार दिमाग में आते हैं, अजीब तरह के थॉट्स दिमाग में आते हैं जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कुछ भी चीज़ें करते हैं जो सीक्वेंस में करना है या ऑड और इवन में करना है, कुछ चीज़ों को इतनी बार ही टच करना है, उसको इस एंगल पे ही रखना है, ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा कि देखने को मिलते हैं। कुछ रिचुअल्स होते हैं बहुत तरह के जिससे वो किसी को कंडीशन कर लेते हैं कि मैं ये बिहेवियर नहीं करूँगा तो ये कुछ बुरा हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे रिपीटेटिव इस तरह के ओसीडी में सिम्टम्स होते हैं। और फोबिया बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। फोबिया में किसी तरह के कीड़े से, जानवर से, ऊंचाई से, अंधेरे से, पानी से, भीड़ से डरना,
है ना। ऐसे किसी एक से या एक से ज़्यादा तरीके फोबिया लोगों में हो सकते हैं, तो वो साइकोथेरेपी से बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया सकते हैं, उसमें अच्छा रिजल्ट आता है साइकोथेरेपी से। डिप्रेशन सभी पहचानते हैं कि डिप्रेशन में उदासी होती है, किसी काम में मन नहीं लगता है, हर काम को करने के लिए जोर लगाना पड़ता है, रिपीटेटिवली नेगेटिव थॉट्स आते हैं, होपलेसनेस हेल्पलेसनेस की फीलिंग होती है, तो डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं। एंजाइटी में लोगों का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। एंजाइटी इसको हिंदी में दुश्चिंता कहा जाता है, ये चिंता की बीमारी है जो अकारण होती है। बहुत ज़्यादा सोचना, छोटी छोटी बातों की चिंता करना, आत्मविश्वास कम हो जाना, रिपीटेटिव थॉट्स आना, ऑब्सेसिव थॉट्स आना, ये सब बहुत कॉमनली देखने को मिलता है एंजाइटी। तो ये इन चीज़ों को अपन को पहचानना है और इनका इलाज हम साइकोथेरेपी से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा कि आपने इतनी अवेयरनेस स्प्रेड करने में मदद की हमारी। आप कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन? हाँ, आज के दिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, तो इस दिन को हमको बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना है। सेलिब्रेट मतलब हमको कंट्रीब्यूट करना है कुछ ना कुछ। तो आप अपने लेवल पर, वो लोग भी मुझे सुन रहे हैं या जो लोग मुझे बाद में सुने, कोशिश करें कि इस मेंटल हेल्थ के दौर में, इस समय में, आज मेंटल हेल्थ के दिन में कोई संकल्प लें कि आप मेंटल अवेयरनेस के लिए कुछ ना कुछ कोई एक्टिविटी करेंगे, किसी से बात करेंगे अपनी प्रॉब्लम के बारे में, या उनसे पूछेंगे उनकी प्रॉब्लम के बारे में, या अपने लेवल पर सोशल मीडिया में या कहीं से भी आप कोई पोस्ट आप उसको लाइक करेंगे, कुछ नहीं तो आप उसको उस पर कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। इससे मेंटल हेल्थ के प्रति लोगों में अवेयरनेस पैदा होगी और इस मेंटल हेल्थ को आप इस तरह सेलिब्रेट कर सकते हैं। और अभी चूँकि कोविड का दौर है, तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि हम एक केवल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेंटल हेल्थ को ले जाकर बात करें। इससे पहले हम जो मेंटल हेल्थ के हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोग्राम किए हैं और पूरा वीक सेलिब्रेट किया है मेंटल हेल्थ पर। उसमें हमने अलग अलग एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, इवन हमने मेंटल हेल्थ रैली भी हमने ऑर्गेनाइज़ की थी। तो वो सब चीज़ें मेंटल हेल्थ को क्रिएट करती हैं। आप भी अपने लेवल पर ये सब चीज़ें आगे भी करें, ये संकल्प लें आप अपने लेवल पर, अपने जहाँ की संस्था में हैं, आप किसी स्कूल में हैं, जुड़े हुए हैं, तो आप वहाँ पर कोई एक एक्टिविटी जरूर करवाएं मेंटल हेल्थ की, जिससे कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल हेल्थ के प्रति अवेयरनेस पैदा हो और ख़ास तौर पर हम ऐसी बड़ी घटनाओं को होने से रोक सकें, जैसे सुसाइड है, मर्डर बहुत ज़्यादा जो आपको देखने को मिलता है मेंटल हेल्थ की वजह से भी हो जाते हैं। तो इनमें हम किसी एक व्यक्ति को भी अगर बचा पाते हैं अपने एक छोटे से प्रयास से, तो ये हमारे अपने आप में हमारा एक बहुत बड़ा योगदान होगा आज मेंटल हेल्थ के दिन में। थैंक यू।